गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से स्वागत है आज की ऑनलाइन पेंटिंग की क्लास में, पेंटिंग की ऑनलाइन क्लास में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और गवर्नमेंट द्वारा दी जा रही कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था पेंटिंग के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इस क्लास में हम चर्चा करेंगे हमारी बुक का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग या प्रागैतिहासिक शैल चित्र। तो आइए हम शुरू करते हैं लेसन के नेम से ही कि ये लेसन का जो नेम है वो क्या समझाना चाहता है या उसका क्या मतलब है। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। हिस्टोरिक का मतलब आप सभी जानते होंगे, ऐतिहासिक। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो इतिहास से पहले की जो रॉक पेंटिंग है, जो चट्टानों पे जो चित्र बने हुए हैं वो हमें जो प्राप्त हैं उनके बारे में हम इस लेसन में बात करेंगे। हिस्टोरिक समय वो है कि जिस समय के हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त हैं, कोई ग्रंथ, कोई बुक जो ऐसी है जो उस समय के विद्वानों द्वारा लिखी गई हो और वो अभी तक हमें प्राप्त है, जो उस समय के मानव के बारे में या उस समय के समाज के बारे में हमें ज्ञान या अनुभव जो उपलब्ध कराती है, वो समय हिस्टोरिक टाइम होता है या ऐतिहासिक समय वहाँ से काउंट करते हैं, वहाँ से गिना जाता है। बट हम जिस काल के बारे में पढ़ेंगे वो उससे पहले का है कि जिस समय का कोई लिखित साक्ष्य या रिटर्न एविडेंस हमारे पास अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उस समय के मौजूद है तो हमारे पास सिर्फ चट्टान पे बने हुए चित्र या यानी कि रॉक पेंटिंग्स या शैल चित्र भी कहते हैं उन्हें, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये चर्चा करने से पहले, पेंटिंग के बारे में चर्चा करने से पहले हम उस समय के काल के बारे में जान लें तो हमें उसके लिए उसको पढ़ने में और ज़्यादा आसानी होगी कि उस समय का जो मनुष्य था वो किस प्रकार रहता था, उसके मनुष्य के बारे में और उस समय के समाज के बारे में हम जानेंगे। तो उसके बाद हम इस पेंटिंग के बारे में बात करेंगे कि जो चट्टानी चित्र मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, उनकी क्या स्पेशलिटी है। तो आइए हम उस समय की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि जिस समय की हम बात करना चाह रहे हैं प्री हिस्टोरिक एज की, तो विद्वानों ने या जो इतिहासकार है, हिस्टोरियन है, उन्होंने पूरे एज को अलग अलग आधार पर, जैसे टाइम के आधार पर, लिपि या भाषा के आधार पर काफ़ी तरीकों से अलग अलग समय में बांटा है अपनी अध्ययन की सुविधा के अनुसार, पढ़ने के सुविधा के अनुसार से। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं लिपि या राइटिंग या भाषा के आधार पर काल को तीन पार्ट में बांट के हम समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट आपको दिख रहा है प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्रागैतिहासिक काल। सेकंड है प्रोटो हिस्टोरिक एज, आधैतिहासिक काल। थर्ड है हिस्टोरिक एज, ऐतिहासिक काल। पहले हम इन तीनों की बात करते हैं कि ये किस आधार पर डिवाइड किए हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल, ये उस समय की बात है कि जब हमें कोई, जहाँ तक का हमारे पास कोई रिटर्न एविडेंस मौजूद नहीं है, हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। एंड दूसरे जो है वो है आधैतिहासिक या प्रोटो हिस्टोरिक एज। इस समय के रिटर्न एविडेंस या इस समय की लिपि या भाषा, उनके हमारे पास साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन हम अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए कि उस समय के लोगों ने ये क्या लिखा था या उसका अर्थ क्या है या मतलब क्या है। उस एज को बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक एज। एंड लास्ट एंड थर्ड है हिस्टोरिक एज या ऐतिहासिक काल। जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये उस समय को बोलते हैं कि जिस समय के हमारे पास रिटर्न एविडेंस मौजूद भी हैं और जिसको हमने पढ़ भी लिया है और हमने समझा भी है कि ये क्या लिखा हुआ है, उसको हमने पूरी तरीके से उसका अध्ययन कर लिया। तो हिस्टोरियन जो हैं उन्होंने लिपि के आधार पर इस भाग को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, इस पूरे समय को। तो अभी जिसका हमें अध्ययन करना है वो है प्री हिस्टोरिक एज, प्रागैतिहासिक काल। ऐसा समय जिसका हमें कोई भी रिटर्न एविडेंस हमारे पास अभी मौजूद नहीं है। जो प्री हिस्टोरिक एज है उसको भी
हिस्टोरियन या इतिहासकारों ने नेक्स्ट और 3 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि हम उस पार्ट को भी आसानी से समझ पाएँ या उसमें डिफरेंसेस कर पाएँ या अलग-अलग जो उस काल रहे हैं या अलग-अलग समय रहा है कि उस समय क्या डिफरेंसेस रहे हैं, क्योंकि ये छोटा काल नहीं है, ये लाखों सालों या लाखों ईयर का जो समय था उस दौरान ये तीनों काल रहे हैं। तो जो प्री हिस्टोरिक एज है उसको इतिहासकारों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पेलियोलिथिक एज, ये स्पेलिंग में थोड़ा टाइपिंग एरर है। पेलियोलिथिक की स्पेलिंग जो वो है PALEOLITHIC, यहाँ थोड़ा सा ए की जगह यहाँ पे ओ आएगा। पेलियोलिथिक एज। सेकंड है मेसोलिथिक एज, मध्यपाषाण काल, एंड थर्ड है नियोलिथिक एज, नवपाषाण काल। तो आइए हम इन तीनों के बारे में जो मेजर डिफरेंसेस है उसकी बात करते हैं। जो पेलियोलिथिक एज है ये है 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच का समय। 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, या इसे कहेंगे हम BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा भी कहते हैं इसे, या बिफोर कॉमन एरा। एंड सेकंड है मेसियोलिथिक एज, इसका समय जो विद्वानों ने डिसाइड किया है वो है 10,000 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा से 3,000 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा। बिफोर क्राइस्ट एरा से मतलब आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब जीसस क्राइस्ट जिनका जन्म हुआ था उससे पहले का जो समय है उसे बिफोर क्राइस्ट एरा बोलते हैं। एंड उसके बाद जो है उसको CE, कॉमन एरा, या AD भी उसके लिए यूज करते हैं। थर्ड है नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज, इसका समय है 3,000 BCE टू 1000 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा। तो हम इसमें अगर फर्स्ट की बात करें पेलियोलिथिक एज या पूरा पाषाण काल की, तो जो इस समय का मानव था वो सिर्फ शिकार के ऊपर निर्भर था। वो जानवरों का शिकार करता और उससे अपना भरण पोषण करता, कि उसका सिर्फ एक ही काम था कि अपने खाने पीने के लिए शिकार पर निर्भर था। उस समय वो एग्रीकल्चर, कृषि, पशुपालन किसी के बारे में उसे नॉलेज नहीं था। सिर्फ एक जानवर ही कहा जा सकता है उसे, कि जैसे एक जंगल में अन्य जानवर हैं उसी प्रकार इंसान भी एक जानवर था। और इस समय का जो मानव था वो पहाड़ों पर रहता था, वो जंगल में नहीं रहता था या मैदानी भाग में उसका आना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि उस समय उससे भी जो खूंखार जानवर वहाँ मौजूद थे। तो उस समय का जो मानव था पेलियोलिथिक एज का, वो पहाड़ पे रहता था और उसका जो दिनचर्या या जीवन का जो उसका दैनिक काम था वो सिर्फ शिकार करना था। जैसे आज अगर जंगल में जाएं और देखें कि शेर, भेड़िया, इनका क्या काम है, तो ये सिर्फ शिकार करेंगे, खाना खाएंगे और उसके अलावा कुछ नहीं। तो इंसानों का भी उस समय वही काम था और ये काम पूरे 5 लाख ईसा पूर्व या BCE से 10,000 BCE तक यही चलता रहा। तो उस समय ऐसा कुछ हुआ कि उस समय इंसान का जो मस्तिष्क था वो इतना परिपक्व नहीं था, लेकिन समय के साथ वो धीरे धीरे उसमें परिपक्वता आने लगी और वो सोचने लगा कि जब वो शिकार को जाता है तो काफ़ी बार वो शिकार करता है और काफ़ी बार उसका भी शिकार होता है, क्योंकि जब उससे भी अगर खूंखार या खतरनाक जानवर जब जंगल में मौजूद हैं तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वही शिकार करेगा, कभी उसे भी शिकार होना पड़ेगा। और ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसी स्थिति बार बार देखकर उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि हमें जिन जानवरों का शिकार करना है उनको हम पाल लें उन्हें, या पशुपालन कर लें, या उनको अपने पास ही पाल लें, ताकि हमें ऐसी जगह ना जाना पड़े कि जो खूंखार जानवर है उनसे सामना और हमें नुकसान पहुंचे या हमारा शिकार हो जाए। तो ये समय था 10,000 BCE के बाद मेसोलिथिक एज में, मध्यपाषाण काल में। तो इस समय के मानव ने पशुपालन शुरू किया, कि पशुपालन शुरू करने से ये हुआ कि वो खूंखार जानवर से बच गया और जो दूसरे जानवर हैं उनको वो पालने लगा।
तो ये समय था 10,000 BCE से 3000 BCE। इस समय इंसान का काम शिकार के साथ साथ पशुपालन भी हो गया। बट पशुपालन में कुछ समय बाद उसके साथ ये प्रॉब्लम आने लगी कि अगर वो पशुपालन करता है तो उन सारे पशुओं का जो भरण पोषण का जो सारा भार था या सारी जिम्मेदारी थी वो उस समय के मानव पे आ गई कि अब उन पशुओं को वो खिलाएगा क्या। उसको खिलाने के लिए उसको मैदानी भाग में आना पड़ता, क्योंकि जो पहाड़ पर तो इतना कुछ खाने को मौजूद नहीं था। और जब मैदानी भाग में आया तो कुछ समय बाद वो भी खत्म हो गया। तो जो मिसोलिथिक एज है वो मेन है पशुपालन का। इस समय सिर्फ उस समय के मानव ने पशुपालन किया। 3000 10,000 to 3000 BCE। पशुपालन। बट उस समय फिर उसके साथ जो प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुई कि वो उनका भरण पोषण कैसे करे। उसके लिए उसको मैदानी भाग में आना पड़ा और कुछ समय बाद वहाँ भी जो उसको जो अवेलेबल था फूड सारा वो ख़त्म होने लगा। फिर उसके सामने जो प्रॉब्लम आई उसको उसे सॉल्व करने के लिए क्यों ना उसने सोचा कि क्यों ना एग्रीकल्चर करी जाए या कृषि की जाए, ताकि पशुओं के लिए भी खाना उपलब्ध होगा और उस समय के इंसान के लिए भी। तो ये एज था, जैसे कि अभी बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, 3000 BCE टू 1000 BCE कि उस समय के इंसान ने कृषि शुरू किया। अब तीनों जो हैं उसमें मेजर डिफरेंस इस समय था शिकारी, इस समय था एक पशुपालन करने वाला और इस समय वो बन गया था किसान। बट हमें फिलहाल जो पढ़ना है वो है ओनली पिलियोलिथिक एज, इसे पढ़ना है। इन दो को हम नेक्स्ट आगे जब जो चैप्टर आएंगे हमारा उनमें हम इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करेंगे सिर्फ पिलियोलिथिक एज या पूरा पाषाण काल की। पूरा पाषाण काल है उसको भी तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर पिलियोलिथिक एज, मिडिल पिलियोलिथिक एज और अपर पिलियोलिथिक एज। तो हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो मेनली या जो इर्द गिर्द घूमेगा वो इन तीन काल के, लोअर पिलियोलिथिक एज, मिडिल पिलियोलिथिक एज एंड अपर पिलियोलिथिक एज। और ये समय जो है वो मैंने बताया अभी 5 लाख BCE टू 10,000 BCE। तो आइए चलो चलते हैं अब हमने लेसन की तरफ कि उस समय की जो ड्राइंग्स थी उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी हमने जाना उस समय के बारे में और उस समय के मानव के बारे में। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एक शिकारी मानव के द्वारा बनाई गई चित्रकारी या बनाई गई पेंटिंग्स, उसके बारे में। और हम चर्चा करेंगे कि उसे वो पेंटिंग्स बनाने की ज़रूरत क्यों आई, उसने वो पेंटिंग्स क्यों बनाई और वो लाखों सालों से अभी तक जो वो पेंटिंग्स हैं वो विद्यमान हैं, हम उनको देख सकते हैं या उनके बारे में जो उनकी ड्राइंग्स है वगैरह हैं वो हमारी बुक में अवेलेबल हैं। तो आइए हम बात करते हैं अब उन ड्राइंग्स की। ये लीजिए आपका लेसन है प्रागैतिहासिक शैल चित्र, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग्स। तो ये काफ़ी पुराने समय की बात है, उस समय की बात है कि जब ना कोई पुस्तक और ना ही कोई लिखित दस्तावेज यानी रिटन एविडेंस हमारे पास, रिटन लिखने के लिए कागज़ या ऐसा कोई उपलब्ध नहीं था। ये उस समय की बात है, अत्यंत प्राचीन अतीत यानी बीते हुए काल को जिसके लिए न तो कोई पुस्तक न ही कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध है उसे प्राक इतिहास या प्री हिस्टोरी कहा जाता है। पुस्तकें या दस्तावेज उपलब्ध होते भी कैसे, उस समय न तो कागज था न ही कोई भाषा या लिखित शब्द। उस समय इंसान के पास बात करने के लिए कोई भाषा नहीं थी और लिखने के लिए कोई लिपि उसके पास मौजूद नहीं थी कि वो जिससे लिख पाता। प्राक इतिहास को हम अक्सर प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक टाइम कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य कैसे रहता होगा यह विश्वास करना तब तक बहुत कठिन बना रहा जब तक कि विद्वानों ने उन स्थानों को खोजना शुरू नहीं किया जहां प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य रहा करते थे। ऐसे स्थलों की खुदाई से
पुराने औजारों, मिट्टी के बर्तनों, आवास स्थलों यानी कि जहाँ वो रहता था, और उस काल के मनुष्यों तथा जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिले हैं। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को और तत्कालीन मनुष्यों द्वारा गुफाओं की दीवारों पर खींची गई आकृतियों से संदर्भ में बनाई गई चित्रकारी से जो ड्राइंग्स उन्होंने बनाई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हिरण, ये 4 लोग नृत्य करते हुए, या इसके ऊपर भी एक ड्राइंग है जो आपने भी देखा होगा उनके बारे में। इन चीज़ों से प्राप्त जानकारियों को तत्कालीन मनुष्य द्वारा गुफाओं की दीवारों पर बनाई गई आकृतियों को एक साथ जोड़कर विद्वानों ने एक अच्छा खासा विवरण तैयार किया है, एक डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं कि उस समय की इन सारी चीज़ों को जोड़ करके, कि उस समय वो खाना खाता था वो बर्तन भी मिले हैं, उस समय जो वो शिकार करता था तो वो पत्थर के औजार भी के अवशेष भी मिले हैं, उस समय जो जानवरों की हड्डियों का जो वो यूज़ करता था औजार के लिए या अपने खाने के लिए या और किसी कामों में, या उस समय की जो ड्राइंग्स मिली हैं, उन सभी को मिला करके एक साथ उनको देखने से या उनकी रिसर्च से जो विवरण जो तैयार किया गया है या जो हमें मिला है, उससे ये जाना जा सकता है कि उस समय क्या होता था और प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य किस प्रकार रहा करते थे। जब मनुष्यों की खाना, पानी, कपड़ा तथा आवास संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगी, कि उसको जो मेनली जिन चीज की जरूरत थी जब वो पूरी होने लगी, तो वो अपने विचारों और मनोभावों को व्यक्त करने का भी प्रयास करने लगे। जब उसे खाना पीना मिलने लगा, या और जो उसकी ज़रूरत थी कि उसके रहने की जगह, वो सारी उसको उपलब्ध होने लगी और वो आसानी से अपना जीवन यापन करने लगा, तो फिर वो जो सोचता था वो दूसरों को वो कैसे बताए, या अपनी भावनाएं या अपने अनुभव कैसे साझा करे, इसका वो प्रयास करने लगा कि किस प्रकार मैं जो है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाऊं। ये मेनली एक भाषा के विकास का प्रथम चरण था, कि लैंग्वेज जो बनना शुरू हुई थी, वो एक पहला विचार मानव के मस्तिष्क में आया कि कैसे अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाया जाए। तो इसके लिए उसने क्या किया, इसके लिए उन्होंने गुफाओं की दीवारों को आधार बनाकर चित्र और रेखा चित्र बनाने शुरू कर दिए। कि लैंग्वेज तो थी नहीं वो बोल पाता, बट उसके पास पत्थर थे, चट्टाने थी, कि जिन चट्टानों पर पत्थर से वो ड्राइंग्स बनाकर अपने भाव जो है वो या विचार जो थे वो अपने आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए, या जो उस समय मौजूद थे उन लोगों को अपने अनुभव साझा करने के लिए उसका वो प्रयोग करने लगा। प्रागैतिहासिक काल के मानव ने इन चित्रों को क्यों खींचा, यह शायद उस समय के मनुष्यों ने अपने घरों को अधिक रंगीन और सुंदर बनाने के लिए ये चित्र बनाए, अथवा यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने रोजमर्रा के जीवन दृश्य का अभिलेख रखने के लिए, मतलब कि वो जो दिन भर जो उसकी दैनिक दिनचर्या थी, या वो कोई उसमें स्पेशल काम करता था, तो उसकी वो यादगार बनाए रखने के लिए उसने ये ड्राइंग्स बनाए। जैसे कि आज हम कहीं घूमने जाते हैं या कोई पार्टी, शादी या ऐसा कोई ओकेशन होता है जो स्पेशल होता है, तो उनके फोटोग्राफ हम करवाते हैं, उनकी फोटोग्राफ्स हमारे पास रहती है, वीडियो बनवाते हैं। आजकल तो सेल्फी, सोशल मीडिया का भी काफ़ी ज़माना है, तो ये सारी चीज़ें उस समय अवेलेबल नहीं थी, तो उसकी पूर्ति वो ड्राइंग्स बनाकर करता था। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि उस समय का इंसान था वो एक शिकारी मानव था, उसका काम सिर्फ शिकार करना था, तो शिकार के काफ़ी सारे ड्राइंग्स उस समय मिले हैं, कि जब भी वो शिकार करने जाता है, किसी जानवर को मार देता, तो सभी लोग मिलके नृत्य करते, साथ में शिकार के चारों तरफ डांस करते, नाचते, उसके भी काफ़ी सारे ड्राइंग्स हमें मिले हैं। मानव के आरंभिक विकास के इस प्रागैतिहासिक काल को आमतौर पर पुरापाषाण युग या पेलियोलिथिक एज यानी पुराना पत्थर काल कहा जा सकता है। इसे पुराना पत्थर काल भी कह सकते हैं, पुरापाषाण युग भी कह सकते हैं, पेलियोलिथिक एज भी कह सकते हैं, प्री हिस्टोरिक एज भी कह सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल, काफ़ी सारे नाम से इन्हें पुकार सकते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रकारियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई गई हैं। हम वास्तव में यह नहीं जानते कि पूर्व पुरापाषाण युग, लोअर पीलियोलिथिक के मनुष्य ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई थी, लेकिन हमें पता चलता है कि उत्तर पुरापाषाण काल यानी अपर पीलियोलिथिक टाइम तक आते आते मनुष्य के कलात्मक क्रियाकलापों में भारी वृद्धि हुई। कि स्टार्टिंग के समय तो जब वो शिकारी मानव था बिल्कुल जानवर के समान, उस समय तक उसका मस्तिष्क इतना डेवलप नहीं था कि वो इस बारे में सोच पाता, और उसको उस समय अपना जीवन बचाने के अलावा दूसरा काम करने का दिमाग में सोच आता भी नहीं था, सोचता भी नहीं था, क्योंकि उसका जीवन ही इतना खतरे में रहता था कि कब कौन जानवर उसे
शिकार कर ले उसका जब वो जाए, तो वो सिर्फ उसी में लगा रहता था। लेकिन जब कुछ समय आया और वो जब सोचने लगा, तो उस तक आते आते उसके जो दिमाग में विकसित होने लगा और उसके क्रियाकलापों में वृद्धि होने लगी। दुनिया भर में ऐसी अनेक गुफाएं पाई गई हैं जिनकी दीवारों पर जानवर के सुंदर चित्रों से भरी पड़ी हैं। कि दुनिया में या अपने इंडिया में ऐसी काफ़ी सारी केव्स हैं जहाँ पर ऐसे ड्राइंग्स उस समय के सालों के बने हुए हैं जो अभी तक मौजूद हैं, जिनका उन गुफाओं में रहने वाले लोग शिकार किया करते थे। वे लोग मनुष्यों को और उनकी गतिविधियों के दृश्य चित्रित करते थे और वृत्त, वर्ग, आयत जैसे ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स प्रतीक भी बनाते थे। भारत में अब तक जो प्राचीनतम चित्र मिले हैं, जो इंडिया में सबसे पुराने चित्र मिले हैं, वो अपर पिलियोलिथिक एज के हैं। उत्तर पूरा पाषाण काल या अपर पिलियोलिथिक एज। जो लास्ट में हमने तीनों भागों की बात करी थी, जो उसमें लास्ट है वो है अपर पिलियोलिथिक टाइम के हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि भारत में शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग्स की सर्वप्रथम खोज 1867 से 68 के दौरान हुई थी और ये कही थी आर्किबोल्ड कार्लाइल ने। और ये उस समय हो चुकी थी जब स्पेन की एक बहुत फेमस और पुरानी जो प्रागैतिहासिक काल की गुफा है अल्तामिरा, उसकी खोज से भी 12 साल पहले, उसकी खोज से भी 12 वर्ष पहले इसकी खोज यहाँ पे आर्किबोल्ड कार्लाइल ने कर ली थी इंडिया में। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस पे काम किया काफ़ी, जिनमें वेस्टर्न के जो हैं काकबर्न, एंडरसन एंड इंडिया के हैं मित्र और घोष। ये पहले खोजकर्ता या अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे अनेक स्थल खोजे थे। शैल चित्रों के अवशेष वर्तमान मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और बिहार के कई जिलों में स्थित गुफाओं की दीवारों पर पाए गए हैं। उत्तराखंड में कुमाऊं की पहाड़ियों में और कुछ शैल चित्र या रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। कुछ जो है अल्मोड़ा बारेछेना मार्ग पर अल्मोड़ा से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मिली हैं, सुयाल नदी के किनारे। और नदी के किनारे होने का सीधा सा रीज़न है कि उस समय के इंसान को पानी की ज़रूरत थी, तो वो पहाड़ों पर और कई जगह मुश्किल से मिल पाता था, तो नदी पे ही मिलता था। तो वहाँ उसके आसपास के काफ़ी क्षेत्र में धीरे धीरे वो रहने लगा। जब वो उसका मस्तिष्क विकसित हुआ तो वो ज़्यादा इस नदियों के किनारे जो है उनके अवशेष पाए गए हैं। नदी के किनारे स्थित लखुडियार में पाए गए शैलाश्रय से मतलब है शैलाश्रय, पत्थरों का बना आश्रय या निवास स्थान यानी गुफाएं। प्रागैतिहासिक काल के अनेक चित्र मिले हैं। लखुडियार का शाब्दिक अर्थ जो है वो है 1 लाख गुफाएं। लखुडियार का मतलब है 1 लाख गुफाएं। यहाँ पाए जाने वाले चित्रों को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है: मानव चित्र, पशु चित्र और ज्यामितीय आकृति यानी ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स। कि इस समय के जो ड्राइंग्स मिले हैं वो इंसानों के चित्र भी हैं, जानवरों के चित्र भी हैं और कुछ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स भी हैं। ये फॉर्म्स जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स उन्होंने एज ए सिंबल यूज़ की होगी कि अपने दूसरों को समझाने के लिए। ये चित्र सफ़ेद, काले और लाल रंगों के हैं। इनमें मनुष्यों को छड़ी जैसे रूप में दिखाया गया है, मतलब काफ़ी पतली आकृतियाँ, उनके छड़ी जैसे हाथ या पैर वैसे बनाए हुए हैं। ये पशु चित्रों में एक लंबे थूथन वाला जानवर, एक लोमड़ी और कई रंगों वाली चिपकली चित्रकारी के मुख्य विषय हैं। लहरदार रेखाएं, आयताकार ज्यामितीय डिजाइनों और अनेक बिंदुओं के समूह इन चित्रों में देखे जा सकते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये अपना हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए इंसान बनाए गए हैं जिनकी ड्राइंग की हुई है चट्टान के ऊपर, और ये लाइनिंग्स बनाई हुई है, लहरदार रेखाएं, जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं। इन चित्रों में दर्शाए गए दृश्यों में एक दृश्य अत्यंत आकर्षक है जिसमें मानव आकृतियों को हाथ पकड़कर नाचते हुए दिखाया गया है। ये कुछ चित्र पहले से बने चित्रों पर बनाए गए हैं। यहाँ सबसे पहले काले रंग के चित्र बनाए गए, फिर उन पर लाल रंग के चित्र और अंत में उन पर सफ़ेद रंग के चित्र बने हुए पाए गए हैं। कश्मीर से भी 2 शिलापट मिले हैं। 2 ऐसी चट्टानें मिली हैं कश्मीर से कि जिन पर उस समय का ड्राइंग्स जो हैं वो मिले हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की ग्रेनाइट की चट्टानों ने
नवपाषाण काल के मानव को अपने चित्र बनाने के लिए उपयुक्त कैनवास दिया। कि कर्नाटक या आंध्र प्रदेश में भी जो है काफ़ी ड्राइंग्स मिले हैं, वहाँ ग्रेनाइट की जो चट्टानें हैं उन पर काफ़ी चित्रकारी की हुई मिली है। यहाँ अनेक स्थलों पर ऐसे चित्र पाए गए हैं। इनमें 3 स्थान प्रमुख हैं कर्नाटक के। फर्स्ट है कोपगुल्लू, सेकंड है पीकलियाल एंड थर्ड है टेक्कलकोटा, जहाँ से ड्राइंग मिले हैं ये साउथ में है। यहाँ 3 तरह के चित्र पाए जाते हैं। कुछ चित्र सफ़ेद रंग के हैं, कुछ लाल रंग के और कुछ जो है सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के, कि पहले चट्टान को सफ़ेद कलर से कलर कर दिया गया पूरा एंड उस पर फिर लाल कलर से चित्र बनाए गए हैं। ये परवर्ती ऐतिहासिक काल या आरंभी ऐतिहासिक काल या नवपाषाण काल, यानी ये हिस्ट्री काल के, जब हिस्ट्री हमें मिलना शुरू हुई उसके आसपास के बने हुए चित्र हैं, या ये नवपाषाण काल न्यूलिथिक एज के चित्र हैं। इन चित्रों के मेन विषय हैं या जो ड्राइंग्स जो पशु इनमें बने हुए हैं वो है सांड, हाथी, सांभर, चिंकारा, भेड़, बकरी, घोड़ा, शैलकृत मानव यानी कि चट्टानों पे जो बना हुआ मानव, त्रिशूल आदि। इनमें ये सभी वो जानवर है जिनके उस समय का मानव शिकार करता था या इनका शिकार कर सकता था। इनमें ऐसे किसी खुंखार जानवर का ड्राइंग्स आपको नहीं मिलेगा कि जिसका वो शिकार करना उसके लिए आसान होता या जिसका वो शिकार कर पाता। वनस्पतियों के चित्र वहाँ बहुत कम मिले, यानी पेड़ पौधे के चित्र उस समय के मानव ने नहीं बनाए। कोपगुल्लू के एक चित्र में एक अत्यंत विचित्र दृश्य प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बड़े बड़े अंगों वाले कामोदित पुरुषों को स्त्रियों को भगाकर ले जाते हुए दिखाया गया है। परंतु सबसे अधिक और सुंदर शैल चित्र मध्य प्रदेश में विंध्याचल की श्रृंखलाओं, यानी विंध्याचल जो पहाड़ियां हैं वहाँ पर सबसे अधिक अच्छे चित्र मिले हैं। एंड सेकंड मिले हैं उत्तर प्रदेश में कैमूर की पहाड़ियों में। ये पहाड़ी श्रृंखलाएं पुरापाषाण कालीन और मध्यपाषाण कालीन अवशेषों से भरी पड़ी है। पिलियोलिथिक एज एंड मेसोलिथिक एज के समय के ड्राइंग्स जो हैं वो इन पहाड़ियों पर काफ़ी मात्रा में पाए गए हैं। यहाँ ऐसे जंगलों, जंगली पौधों, फलों, जलधाराओं और कंदराओं की बहुतायत है जो पाषाण काल के लोगों के रहने के लिए हर तरीके से उपयुक्त थी। यहाँ के प्राकृतिक शैलाश्रय यानी चट्टानी आवास, पत्थरों से बने हुए आवास जैसे गुफाएं हैं, वर्षा, बिजली की गरज, ठंड और चिलचिलाती धूप की गर्मी से बचाने के लिए इन्हें पर्याप्त सहारा देते हैं। और एक उस समय का जो मानव था वो प्राकृतिक गुफाओं में रहता था, जैसे आप देख पा रहे हैं ये जो प्राकृतिक रूप से बनी हुई, कि इसको इंसानों ने नहीं बनाया है। इंसानों का इसमें कोई योगदान नहीं है कि उन्होंने पत्थर को तोड़कर ये काट कर बनाया हो। ये नेचुरली बनी हुई केव्स थी, उसमें उस समय का जो प्रीहिस्टोरिक समय टाइम का मानव था वो रहता था। इसमें सबसे बड़ा और अत्यंत दर्शनीय स्थल मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका है। ये भीमबेटका है, वहाँ से करीब 800 गुफाएं, 800 केव्स मिली हैं कि जहाँ उस समय का मानव रहता था। भीमबेटका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के दक्षिण में 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ 10 वर्ग किलोमीटर में 10 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 800 शैलाश्रय, 800 शेल्टर या 800 ऐसी नेचुरल केव्स मिली है, नेचुरल गुफाएं मिली है, मौजूद हैं। इनमें से 500 शिलाश्रयों में यानी 500 गुफाओं में अभी चित्र पाए जाते हैं। बाकी में अगर होंगे तो कुछ नष्ट हो चुके होंगे या उसमें नहीं होंगे, बट 800 में से 500 गुफाएं तो ऐसी है जिसमें अभी भी ड्राइंग्स मिले हैं या अभी पाए जाते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज 1997 में, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं उनकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर वी ए वाकणकर प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के वहाँ पर, उन्होंने इसकी खोज करी थी। इनको जंगलों से खोज निकाला था, ढूंढा था और इसको लोगों के सामने ये लाए थे। बाद में अन्य अनुसंधानकर्ताओं ने भी उनका अनुसरण किया। वाकणकर ने इन चित्रों का अध्ययन करने के लिए वर्षों तक दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों का सर्वेक्षण किया। यहाँ पाए गए चित्रों के विषय अनेक प्रकार के हैं। इनमें उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की घटनाओं के अलावा धार्मिक एवं भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं, कि उस समय के मानव की जो दैनिक दिनचर्या थी, दिन भर में वो जो भी क्रियाकलाप करता था उससे संबंधित ज़्यादातर चित्र उससे संबंधित हैं। और कुछ चित्र ऐसे हैं जो धार्मिक या भव्य दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। कुछ उस समय के पूजा पाठ या कर्मकांड जो उस समय का मानव करता था, उस प्रकार के चित्र भी यहाँ से मिले हैं।
जिनमें शिकार, नृत्य, संगीत, हाथी घोड़ों की सवारी, जानवरों की लड़ाई, शहद इकट्ठा करने, शरीर सज्जा, छद्मावशेष या मुखौटा लगाने जैसी अनेक घरेलू गतिविधियों के चित्र मिले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक हाथी की सवारी करते हुए चित्र है जिसमें एक मानव हाथी के ऊपर बैठा है और दूसरा ये जो हाथी बना हुआ है। इन जानवरों को पाल के वो उस समय का जो मानव था वो शिकार के लिए भी इनका यूज करता था, कि जैसे एक जानवर, एक हाथी को वो पालतू बना था, फिर उस हाथी का यूज करके वो शिकार करता था, कि उस हाथी पे कुछ लोग बैठ जाते थे, कुछ लोग नीचे। और ऐसे भी काफी ड्राइंग मिले हैं कि वो एक हाथी का यूज करके उसको पाल करके दूसरे हाथी का शिकार करता था उससे। भीमबेटका की शैल कला को शैली, तकनीक और आधार के अनुसार कई श्रेणियों में बांटा गया है। रेखा चित्रों और चित्रकारियों को 7 काला अवधियों में, यानी उनको भी 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो ये सारी ड्राइंग्स मिली है, इन 7 पार्ट में से जो फर्स्ट पार्ट है वो है उत्तर पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण युग एंड थर्ड है ताम्र पाषाण युग। इन 3 कालावधियों के बाद एक के बाद एक 4 ऐतिहासिक कालावधियां भी आती है, लेकिन हम पहले इन 3 कालों का विवेचन करेंगे। जो ये हमने पढ़ा था उस समय, कि जो लास्ट के 3 हैं, अपर पिलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड पेलियोलिथिक एज, लोअर पेलियोलिथिक एज। तो हम इन 3 का इस लेसन में पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट आगे लेसन में या उनकी चर्चा करेंगे। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी, तो आज ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद के जो लेसन की जो चर्चा है वो आगे वीडियो में करेंगे। तो इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो ग्रुप में पूछे, तो उसका आंसर जैसे भी होगा मैं ग्रुप में या नेक्स्ट वीडियो बनाकर वो आपको अवेलेबल कराऊंगा। और इसको सभी पढ़ें। इसकी जो अगर किसी ने बुक नहीं खरीदी अभी तक, तो इसकी पीडीएफ भी मैं ग्रुप में अवेलेबल कराऊंगा, तो उसको देख करके आप एक बार पढ़ें और इसमें कुछ समझ ना आए तो उसका क्वेश्चन करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।